ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे तो बॉन्ड के बेसिक दो टाइप है हमारी केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे हम। एक है तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। ये ज्यादातर हम स्टडी करते हैं। तीसरा एक मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। तो ये केमिकल बॉन्ड के तीन टाइप है, लेकिन हम मेटेलिक बॉन्ड उतना नहीं पढ़ते। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है। तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, कोवैलेंट बॉन्ड के कई सारे टाइप्स है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ओवरलैप, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, डिपेंडिंग ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा डिपेंडिंग ऑन ओवरलैप। अभी हमने देखा पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड यानी लैटरल ओवरलैप या फिर साइड वाइज ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड यानी हेड ऑन ओवरलैप जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड पीपी ऑर्बिटल के बीच में साइडवाइज ओवरलैप हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड में कई सारे तरीके हैं। पाई बॉन्ड में पीपी ओवरलैप या फिर और भी फिर डिटेल्स है, डी ऑर्बिटल के बीच में भी होता है, डीडी ओवरलैप भी होता है, या फिर डी और पी के बीच में भी होता है। लेकिन ज्यादातर हमारी केमिस्ट्री में 12th क्लास तक ये बहुत कॉमन है, पीपी ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कई सारे टाइप है। एस एस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और ये पीपी ओवरलैप। एस एस ओवरलैप में एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, एसपी ओवरलैप में एचएक्स का और पीपी ओवरलैप में एक्स एक्स का, यानी दो हैलोजन। यह है हाइड्रोजन और हैलोजन। यह है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो ये बॉन्ड है वो एस एस ओवरलैप से बना है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास 1s1 है, यानी एक ही बॉक्स, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। वैसे दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, इसका यस और इसका यस, इसलिए बोलते हैं इसको यस यस ओवरलैप। जबकि हैलोजन की बात की जाए तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल। इसलिए उसको पीपी ओवरलैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीपी ओवरलैप। इधर से एक हैलोजन आया, इधर से एक हैलोजन आया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इसका भी ये पी ऑर्बिटल, इसका भी ये पी ऑर्बिटल। इसलिए ऐसे सिग्मा बॉन्ड को हमने क्या बोल दिया, पीपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। ओके, उसके बाद है टाइप ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन पोलैरिटी। देखो ये एग्जांपल लिख लेने हैं। अब ये भी बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है। अगर ए और बी के बीच बॉन्ड है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के मिडल में रहती है। लेकिन दोनों में से अगर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ डिस्प्लेस होती है। जिसकी तरफ डिस्प्लेस हुई उसके ऊपर निगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की ताकत, जब दोनों की सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन मिडल पॉइंट में रहते हैं और किसी के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं आता। लेकिन जब ऐसा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है तो ये जो चार्जेस आते हैं, इससे ये जो बॉन्ड बनता है इसको पोलार कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। पोलार
कोवेलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब देखो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब मान लो H और Cl है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आया, तो ये हो गया तुम्हारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का ये एग्जांपल ये Cl, ये थोड़ा गलत हो गया इसका लिखना, ये ऐसा सिग्मा नहीं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव होना चाहिए। HCl, इधर डेल्टा निगेटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव। नॉन पोलर मतलब दोनों की ताकत सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, किसी के ऊपर भी प्लस नहीं किसी के ऊपर भी माइनस नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर ये और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दोनों का एक एक है, तो इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड के अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो ए ने किसी एक ने ही कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि हमने देखा है ऑलरेडी, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन एटम, सो इसको हम डोनर बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बस उसका फॉर्म होने का तरीका अलग है। इसके बाद आगे कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है हमारी, इसी के अंदर पहले कुछ हमने पोस्टुलेट देखे, लेकिन क्या होता है ना कि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स निकलते हैं छोटे मोटे, जैसे कि कोवैलेंसी है एटसेट्रा, तो उसको रिमूव करने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट इसी थ्योरी के अंदर डाले जाते हैं। सो नई थ्योरी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट इज कंसेप्ट इनसाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट इट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो उसकी कमियां है, ड्रॉबैक्स है, उसको भरने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्यों आया, व्हाई, क्या गलतियां थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे हमने पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्योरली पहले सिर्फ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोलती थी, लेकिन प्रैक्टिकली हमको दिखाई दिया कि कई बार लोन पेयर भी बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको हमने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वैसे ही कई बार ऐसा दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि वैलेंसी जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा दिखाई दी, जैसे कि कार्बन। अब तुम अगर कार्बन देखोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो ये तो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, तो ये 2s और ये 2p। तो कार्बन के अंदर दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, उसने 2 ही बॉन्ड बनानी चाहिए। लेकिन तुम देखोगे कार्बन के सभी कंपाउंड्स में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कहां से आया। सो ये एक ड्रॉबैक है कि मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सम पॉइंट्स लाइक वैलेंसी ऑफ द कार्बन, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सब कुछ उसके ऊपर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरा एक प्रॉब्लम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए उसने एक कंसेप्ट डाला, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन वैलेंसी। मतलब क्या, मतलब कार्बन है, उसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी वैलेंसी 4 है,
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला, मतलब पहले नहीं बोला, शुरू में नहीं बोला, जब ड्रॉबैक दिखाई देने लगे तो उस थ्योरी के अंदर ही ये दुरुस्तियां की गई, राइट, करेक्शंस किए गए। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये एक्साइट होके इधर जाता है इलेक्ट्रॉन और ऐसा बनता है। ये दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। तो एक्साइट होने के बाद इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। सो एक्साइटेशन कंसेप्ट वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वैलेंसी। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल्स, टू एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल्स या फिर ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम देखो H2O, अगर तुम देखोगे तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चलो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो आगे, ये है तुम्हारा 2p। अब ये तुम्हारा py और मान लो pz है, तो ये दोनों मिला के 2 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी और बॉन्ड बनेंगे। लेकिन py और pz के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, जबकि रियलिटी में पाया गया कि वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104 है। तो प्योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नाम का कंसेप्ट डाला गया। इससे क्या होता है, कैसे डाला गया, क्या होता है, इससे देखेंगे हम। पहले तो याद रखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी और इसमें नए नए कंसेप्ट आ रहे। पहले 2-4 पोस्टुलेट्स थे, लेकिन कुछ गलतियां हुई, जैसे कि कोवैलेंसी हुई, कोवैलेंसी और टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है, भले ही हमने कुछ किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हो, लेकिन अगर आगे चल के तुमको कुछ अगर उसमें ड्रॉबैक दिखाई देता है तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरा, वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेशन का कंसेप्ट डाला गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक्साइटेशन दोनों भी वैलेंसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से डाले गए। एक्साइटेशन का कंसेप्ट डाला गया और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट डाला गया विद इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट इज अ कंसेप्ट विद इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, याद रखना है। तो ये होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, अब इसको डिटेल में हम देखेंगे। एक्साइटेशन भी उतना ही काम का है, हाइब्रिडाइजेशन भी उतना ही काम का है, ठीक है। एक्साइटेशन का और एक एग्जांपल दे दूं मैं। देखो बोरॉन, एटॉमिक नंबर 3 है, सॉरी 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है 3, BF3। तो ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर आता है, ये देखो। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते। एक्साइटेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में देखते हैं। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज बेसिकली मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है देखेंगे, बिल्कुल ही आराम से, बिल्कुल आराम से, एकदम सिंपल देखेंगे हम। मीथेन CH4 यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बनाता है देखो, मान लो तुम्हारे पास, अब कार्बन तो याद होना चाहिए, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है,
और 2p के अंदर तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक्साइटेशन होना चाहिए, तो पहली स्टेप तो एक्साइट होता है। और एक्साइटेशन ऐसा नहीं कि कंपलसरी करना ही है, जहां पर जरूरत नहीं वहां पे नहीं करना है। जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो यहां पे कोई एक्साइटेशन नहीं करना है, राइट। तो कहां करना है क्या नहीं करना है वो हम आगे देखेंगे। तो जरूरत के हिसाब से एक्साइटेशन होता है, और एक्साइटेशन होने के बाद कार्बन के पास 2s और 2p मिला के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये 4 बॉन्ड देखा जाए तो px, py और pz ये 90 डिग्री एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में मीथेन के अंदर जो एंगल है वो 109 डिग्री का है नियरली। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि जब भी कार्बन अकेला रहता है तो तुम्हारे पास px, py, pz ऐसे ऑर्बिटल रहते हैं, लेकिन कार्बन के चारों बाजू से जब एटम्स आते हैं, मतलब जब भी एटम से मॉलिक्यूल बनना चाहता है कोई एटम, तब इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मिक्सिंग बोला गया है। और मिक्स होके अलग अलग 4 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, मिक्स होके नए फॉर्म हो गए। देखो, दिस इज मिक्सिंग and this is new formation. New formation is called as recasting. New formation is called as recasting. Mixing and recasting of atomic orbitals. किसकी मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो गई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और ये जो 4 फॉर्म होते हैं, जरा ध्यान से रखना किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाता है। तो मैं मीथेन का ही बता रहा हूं। शुरू में कार्बन ऐसा था, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। उसके बाद कार्बन ने एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन को, इधर इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यानी जो सेंटर में है एटम उसका, Ca यानी सेंट्रल एटम। तो वो कैसे निकाला हमने? याद रहे, एक्साइटेशन हमेशा करने की जरूरत नहीं होती, जब जरूरत है तभी, अगर वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तभी, हमेशा करने की जरूरत नहीं। ये एक्साइटेशन हो गया। अब होता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास 4 पुड़ियां हैं, ठीक है, एक व्हाइट है और 3 ब्लैक है। तो तुम इन पुड़ियों को काट के मिक्स करोगे और मिक्स करके 4 नई पुड़ियां बनाओगे। लेकिन जो नई पुड़ियां बनेंगी उनका कलर ना तो व्हाइट होगा ना तो ब्लैक होगा, उन दोनों के बीच में होगा, यानी व्हाइट ब्लैक। और वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितनी व्हाइट पुड़ियां इस्तेमाल की है और कितनी ब्लैक, लेकिन व्हाइट ब्लैक के बीच में होगा, व्हाइट ब्लैक के बीच में होगा। यानी मिक्स करके रिकास्ट करके जो नई पुड़िया फॉर्म हुई है उन सभी का कलर सेम होगा। मिक्स होने के पहले सभी का कलर सेम नहीं था, लेकिन बाद में सेम है। वैसे ही इधर मिक्सिंग और रिकास्टिंग में यानी हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है मिक्स करना। पहले इसका नाम था 2s, इसका नाम था 2p, इन तीनों का ये अलग अलग थी, इनकी एनर्जीज अलग, इनकी एनर्जीज अलग थी। लेकिन मिक्स होकर रिकास्ट होने के बाद ये चारों के चारों
सेम रहेंगे, उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनका सब कुछ सेम रहेगा, मतलब शेप वगैरह सब कुछ। और इनका नाम ना तो यस रहेगा ना तो पी, यस और पी। अब यहां पे कितने, यस का एक और पी के तीन मिक्स हुए तो इनको बोलते हैं यस पी थ्री। यस का एक पी के तीन, यस का एक पी के तीन, यस पी थ्री, यस पी थ्री, यस पी थ्री। तो यस पी थ्री वाले 4 ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्स होकर रिकास्ट होना। मिक्स होने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटम के ऑर्बिटल थे, वो अलग अलग एनर्जी के थे। लेकिन मिक्स होने के बाद, रिकास्ट होने के बाद, ये जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं एटम के, वो सेम एनर्जी के होते हैं। सो इट इज द क्रिएशन ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद मिक्स करने के लिए तुम किसी को भी किसी के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते, उनके बीच एनर्जी का थोड़ा सा ही गैप होना चाहिए। जैसे कि तुम 2s को 4p के साथ मिक्स नहीं कर सकते, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो मिक्सिंग ऑर्बिटल शुड हैव different energies but not very different energies. The difference in the energy should be very little. That is very important thing. Little. और मिक्स होने के बाद तो एनर्जी सेम ही रहती है। देखो, so mixing and recasting of atomic orbitals of one atom with similar energy, मतलब जिनकी एनर्जी सिमिलर है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल 4 मिक्स हुए तो 4 ही प्रोड्यूस होंगे, 3 मिक्स हुए तो 3 ही प्रोड्यूस होंगे, विथ सेम एनर्जी। मतलब मिक्स होने से पहले सिमिलर एनर्जी थी, मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी बन गई, सेम सेम सेम। उसके बाद क्या करना है, अब ये प्रोड्यूस तो हो गए, प्रोड्यूस होने के बाद ये एक दूसरे को एटम के आजू बाजू में अरेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो ये 4 ऑर्बिटल है, तो ये एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करेंगे। मान लो ऐसे ऑर्बिटल है, ठीक है ना, मिक्स होने से पहले ऐसा और ऐसे पी ऑर्बिटल थे, मिक्स होने के बाद इनको दिखाते हैं कैसा, ऐसा दिखाते, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसा दिखाते। तो ये एटम के आजू बाजू में इस तरीके से अरेंज होंगे कि एक दूसरे से ज्यादा दूर हो, मैक्सिमम दूर होनी चाहिए, मैक्सिमम दूर, एज फार एज पॉसिबल, एज फार अवे एज पॉसिबल, एज फार अवे एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना दूर। तो अगर 4 ऑर्बिटल तो एक दूसरे से ज्यादा दूर कितने जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे कि उनके बीच 109 का एंगल होगा, 109 का एंगल होगा। इसलिए समझ में आया कि मीथेन में 109 का एंगल क्यों होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है। सो डेफिनेशन देखो कितनी मस्त है एकदम। इट इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ सिमिलर एनर्जी to produce equal number of orbitals with same energy which are placed as far away as possible from each other, which are placed as far away as possible from each other, as far away as possible। चलो आगे फिर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा ड्रॉबैक, एक तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 कंसेप्ट है, एक है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये 2 कंसेप्ट है। एक्चुअली वीबीटी के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन नाम का कंसेप्ट है, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 कंसेप्ट है, एक है एक्साइटेशन
to explain the valency and mixing and recasting to explain the geometry. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि चार लोगों का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहां पे तुम्हारे पास एक टेबल है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होना चाहिए, कितने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है। अगर दो ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसका नाम है sp, यानी s का एक ऑर्बिटल और p का भी एक ही ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और दो ही फॉर्म होते हैं, तो इन दोनों को मिला के इस तरीके से फॉर्म होंगे, और ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्योंकि उनको तो हमने मिक्स किया ही नहीं। ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये है तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s और एक p है, इसलिए इनको हम sp बोलते हैं, sp ऑर्बिटल। और दो ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद सेंट्रल एटम A के बाजू में इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये एक और ये दूसरा। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखाएंगे, ठीक है ना, पीछे से छोटा आगे से बड़ा, ऐसा, राइट। और हमेशा इस तरीके से डंबल नहीं दिखा पाते तो सिंपली ए निकालेंगे और इधर एक लाइन इधर एक लाइन, इसका मतलब ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और हमने देखा कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जाते हैं। मतलब अगर दो ऑर्बिटल्स है तो वो तो इस तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना आते, वो इस तरीके से आते हैं, इधर और इधर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर हो। तो जब दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं उस हाइब्रिडाइजेशन को sp कहा जाता है। अब तुम बोलोगे सर p और p के बीच में क्यों नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, ऐसा pp हाइब्रिडाइजेशन या फिर p2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम ही है, और दोनों सेम ही है तो उसको हाइब्रिड क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन तब होगा ना जब दो चीजें अलग हो, तब दोनों ब्लैक पाउचेस है उनको मिक्स करके क्या मिलेगा? वही मिलेगा। सो देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो एक तो यस होना ही चाहिए और कम से कम एक पी होना ही चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस शेप को हम लीनियर शेप कहते हैं। जब टोटल ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, यानी यस का एक और पी के दो ऑर्बिटल्स, तो मिक्स होकर रिकास्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, और ये अकेला एक sp2 sp2 sp2, ये है तुम्हारा p जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब ये तीन ऑर्बिटल एक दूसरे को a के अराउंड इस तरीके से अरेंज करेंगे सो दैट दे आर एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। तो तीन लोग एक दूसरे से सबसे दूर कैसे होते हैं? इस तरीके से। इनके बीच एंगल होता है 120 डिग्री, इनके बीच एंगल होता है 120 डिग्री। इसको कहा जाता है ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। इसको कहा जाता है ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। ये हाइब्रिडाइजेशन के मैं तरीके बता रहा हूं। उसी तरीके से अगर चार ऑर्बिटल, मतलब ये है इधर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको एच भी कहा जाता है, एच नंबर, एच नंबर। तो एच नंबर 4 है, तो इसका मतलब है एस का एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल्स है, जो मिक्स होकर 4 टोटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। हाइब्रिड होने के बाद सेंट्रल एटम के अराउंड ये इस तरीके से अरेंज करते हैं खुद को। एंगल होता है 109,
ये मीथेन में ऐसे ही होता है, ये कार्बन और कार्बन के बाजू में ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसलिए मीथेन में अगर इधर से हाइड्रोजन आके चिपक जाता है, हमेशा जब मॉलिक्यूल बनाना है तभी हाइब्रिडाइजेशन होता है। 109 डिग्री का एंगल है। इस शेप को टेट्राहेड्रल बोला जाता है। 5 है तो sp3d। हमने ये ऑलरेडी शेप्स देखे हुए हैं, बस इनको याद कर लो, रट्टा मारो, ठीक है, रट्टा मारना ही पड़ेगा इसका, राइट। यहां पे हमको देखना है स्पेशल नोट अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब भी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होकर 5 लोग इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी 3 लोग इन द प्लेन ऑफ ए, मतलब ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। इसका कुछ नहीं, ये तो बस मैंने ज्वाइन किया, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ऐसे। इसको इमेजिन करने के लिए ये एक प्लेन है, मानो ये। अब इसको अगर जोड़ोगे तो ये पिरामिड बनेगा, ऊपर से एक और नीचे से भी पिरामिड बनेगा। तो ये ऐसा पिरामिड है ट्राइगोनल, और ऊपर से भी और नीचे से भी है, 2 पिरामिड है, ऊपर से भी एक पिरामिड है, नीचे से भी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। इसके ऊपर स्पेशल नोट है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो 3 बॉन्ड है, ये इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाता है, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाता है। और ये जो है ये इनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, एक्सियल बॉन्ड। यहां पर एंगल होता है तुम्हारा 120 डिग्री का, और ये एंगल होता है तुम्हारा 90 डिग्री का, ये एंगल होता है तुम्हारा 90 डिग्री का। तुम देखोगे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फेस मोर रिपल्शन। मतलब यहां पर अगर कोई एटम आके बैठ गए इसे, तो यहां पर ज्यादा रिपल्शन होगा, और ये यहां पे कम रिपल्शन होगा एक्सियल बॉन्ड पर, माफ कीजिए, इक्वेटोरियल बॉन्ड पर लेस रिपल्शन होगा, जो कि हमने ऑलरेडी VSEPR थ्योरी में देखा है, और एक्सियल पर मोर रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल के बाजू में 3 बॉन्ड है जो कि 90 डिग्री से ही दूर है, मतलब करीब करीब है, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड के पास 90 डिग्री से दूर सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, ये और ये, इसलिए एक्सियल बॉन्ड पर ज्यादा रिपल्शन है। एक्सियल बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंदी रहता है, ये एटम ज्यादा करीब नहीं आ पाते ड्यू टू रिपल्शन। ये बॉन्ड लेंदी रहता है, इसलिए वीक रहता है। सो एक्सियल बॉन्ड is lengthy, it faces more repulsion, axial bond faces more repulsion, that's why it is lengthy bond, और lengthy bond है इसलिए weak bond, weaker bond, axial bond is weak bond, ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद VSEPR में हमने देखा था सेंट्रल एटम और बाजू में बॉन्ड पेयर कितनी है और लोन पेयर कितनी है, उसके बेसिस पर ज्योमेट्री के नेम आपको याद होनी चाहिए, उनके स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए। वही टेबल मैंने यहां पे और एक बार दिया है, बस उस टेबल में हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा था। तो H इक्वल टू 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, उसके अंदर एक ही टाइप है AB2। लेकिन H इक्वल टू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 होगा, H मनी H इक्वल टू 3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। 3 है
तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और उसके अंदर दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, एक तो ab3 या फिर ab2l। इनके नाम हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। sp3 में ज्योमेट्रीज कौन सी पॉसिबल है, ab4, ab3l, ab2l2, उनकी ज्योमेट्रीज तो सिंपल है। अब हर किसी हाइब्रिडाइजेशन में ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं मेन ज्योमेट्री। अगर तुमको पूछा जाए कि sp3d की अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल कैसी है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 की ऑर्बिटल के अरेंजमेंट कैसी है, तो ऑक्टाहेड्रल। तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को रखने के बाद जो ज्योमेट्री दिखती है वो है, इनको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। जो पहले वाले हैं इनको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। और फिर बॉन्ड और लोन पेयर को रखने के बाद जो दिखता है उसको शेप या फिर ज्योमेट्री बोलते हैं, शेप या फिर ज्योमेट्री बोलते हैं, राइट। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल एक ही रहेगी लेकिन शेप ज्योमेट्री डिफरेंट रहेगी डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड पेयर लोन पेयर। मैं जरा यहां पे बताता हूं आपको। इसके अंदर और दो है, ab3l3, ab2l4, ये टी शेप रहेगा और ये लीनियर। इसके अंदर भी है लेकिन बस इतने ही हमको हमारे सिलेबस में। ये देखो इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल फिक्स रहती है। हाइब्रिडाइजेशन h इक्वल टू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp, h इक्वल टू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन है तुम्हारा sp2, ये है तुम्हारा sp3, ये फिक्स है और उनके अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल भी फिक्स है। लेकिन ज्योमेट्री या फिर शेप डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने, तुम कहां कहां पे कितने बॉन्ड रख रहे हो और कितनी लोन पेयर रख रहे हो। यहां पे तो एक ही टाइप है ab2 लीनियर, यहां पे दो टाइप है, एक ab3 और दूसरा है ab2l। ये होता है तुम्हारा ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, और दूसरा होता है वी शेप। यहां पे क्या क्या है, एक तो टोटल 4 है तो पहले चारों में बॉन्ड पेयर, दूसरी पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 में बॉन्ड पेयर 1 में लोन पेयर, उसके बाद 2 में बॉन्ड पेयर 2 में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 से कम नहीं होंगे। तो इसका शेप है टेट्राहेड्रल, इसका है पिरामिडल, इसका है एंगुलर या फिर वी शेप या फिर बेंट, वी शेप, बेंट शेप या फिर एंगुलर या फिर एंगुलर, ऐसे याद रखना है। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहेड्रल। इनके एग्जाम्पल भी तुमको याद करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल याद करने से अच्छा है कि तुम बेसिक समझो और ऑन द स्पॉट डिराइव करो, राइट। जैसे कि तुमने देखा कि ये जो पहला टाइप होता है वही अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल होती है, ये जो पहला टाइप है वही अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल है। वैसे ही तुमको sp3 डी के बारे में करना है और sp3 d2 के बारे में करना है, जो कि यहां पे दिया है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल बोला है तो कुछ नहीं है, जो फर्स्ट है वो है तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल इन दैट हाइब्रिडाइजेशन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं हमको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हमेशा केमिस्ट्री में। व्हेन देयर इज सिंगल बॉन्ड देन देयर इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ये स्टूडेंट की नोटबुक है, राइट। देयर इज, अब उसको छोड़ो, गोली मारो। व्हेनेवर देयर इज सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे मान लो तुम्हारे पास है CH3
ऐसे मान लो ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है मान लो, तो ये पाई बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही बॉन्ड रहेगा। हाँ, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा रहेगा और दूसरा पाई रहेगा, मतलब एक सिग्मा तो होना ही है, विदाउट सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बनता। व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड देन देयर इट इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा, दो पाई रहेंगे, यानी सिग्मा एक रहेगा लेकिन कम से कम एक रहेगा ही रहेगा। जैसे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और बाकी के दो पाई बॉन्ड है, याद रखना है। देयर कैन नॉट बी क्वाड्रपल बॉन्ड, मतलब किसी दो एटम के बीच में चार बॉन्ड नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुमको थ्री डायमेंशन में अरेंज होना होता है, तो चारों के चारों ऑर्बिटल एक ही तरफ डायरेक्शन नहीं कर सकते। तो यहां पे मैंने बताया कि देखो ये स्ट्रक्चर निकाल के, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो ये सिग्मा होना चाहिए, यहाँ पे दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है। अब ऊपर वाला सिग्मा है कि नीचे वाला है ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बॉन्ड है तो सिग्मा है, एक बॉन्ड है तो सिग्मा है, तीन बॉन्ड है तो उनमें से एक सिग्मा है और ये दो बाकी के पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, इस तरीके से। देयर कैन नॉट बी टू सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन टू सेम एटम्स, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा है तो ये दोनों के दोनों सिग्मा नहीं हो सकते, एक ही सिग्मा होगा, लेकिन ये एक सिग्मा होना ही चाहिए। लेकिन एक एटम दो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मतलब आगे एक बना लिया और पीछे एक बना लिया, तो इस कार्बन ने दो सिग्मा बनाए हैं, लेकिन ये वाला कार्बन है, ये बी वाला कार्बन है, ये सी वाला, ये बी और सी के बीच में दो सिग्मा नहीं हो सकते, एक ही सिग्मा रहेगा, ये कहने का मतलब है। सो वन एटम कैन मेक मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड्स विथ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम के साथ एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दोनों के एक पेयर है उनके बीच दो सिग्मा बॉन्ड नहीं रहेंगे। सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, याद रहे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम है उसी का हाइब्रिडाइजेशन करना है, ये बाजू वालों का नहीं करना है, बाजू वालों का नहीं करना है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड, इसको भी भूलना नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हमेशा सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी याद रखना है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर नहीं रहती, इसको भी एक्सेप्शन है, जब रेजोनेंस आता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके लोन पेयर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे सिलेबस में, रेजोनेंस, जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस दिखाते हैं ना वहां पे लोन पेयर जरूरत पड़ने पर, हमेशा नहीं, जरूरत पड़ने पर सिग्मा से या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जा सकती है, वो कैसे आगे देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 95% जगह पर ये रूल अप्लाई होंगे, एक्सेप्शन जहां आएगा तब पढ़ाया जाएगा। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ये भी याद रखना है। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स फिर से एक बार देखना है, दो एटम के बीच में कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा ही, दो एटम के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड हो ही नहीं सकते, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा रहेगा एक पाई रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा रहेगा दो पाई रहेंगे, टोटल चार बॉन्ड दो एटम के बीच में नहीं हो सकते, मैक्सिमम तीन बॉन्ड ही हो सकते, तो ये सब याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद क्या याद रखना है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज मेड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं इज ऑलवेज मेड बाय सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, जहां पे मैंने एक्सेप्शन लिखा है बस उतना याद रखना है, एक ही एक्सेप्शन था कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहती है, लेकिन कभी कभी रेजोनेंस के लिए वो अनहाइब्रिड में चली जाती है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे तुमको याद हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो VSEPR और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT देखी, ये दो थ्योरीज देखी,
इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री। बस ये तो क्वेश्चन एक तो आना ही है, ये बहुत ज्यादा काम का है। सो स्टेप्स टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री को कभी कभी शेप भी बोला जाता है, शेप भी बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोलेंगे कभी कभी। तो उसके लिए कई बुक्स में अलग अलग तरीके के अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, लेकिन हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि हमको किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद हमको एच फाइंड आउट करना है, एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बीपी मतलब बॉन्ड पेयर विच आर सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर। पहले लुईस स्ट्रक्चर, उसके बाद एच फाइंड करना है। पहले लुईस स्ट्रक्चर, उसके बाद एच। एच क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और उसके बाद टाइप को फाइंड आउट करना है। टाइप मतलब कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। AB2, AB3L2 क्या है, यानी ABX, LY। और उसके बाद जो टेबल हमने दिया है वो टेबल को रेफर करना है और वहां से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, उस टेबल को याद ही करना है। कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम किसी भी मॉलिक्यूल का इन स्टेप्स से कैसे निकाल सकते हैं। 3 ही स्टेप्स है, मतलब 4 स्टेप्स है, ये टेबल को भी याद करना होगा। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम SF4, तो लुईस स्ट्रक्चर है यस। अब सल्फर के बाजू में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते, तो उसमें से 4 चले गए सिंगल बॉन्ड बनाने में, तो एक लोन पेयर रह गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुईस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे H इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का एडिशन। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4 है, और लोन पेयर कितने हैं, 1, तो टोटल बन गए 5। तो इसका टाइप क्या बन गया, 4। देखो A सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड है 4 और लोन पेयर है 1, ये ऑलरेडी हमने देखा है, तो AB4L1। अब ये 5 है, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन H की वैल्यू कितनी है, यहां देखो H की वैल्यू कितनी है, यहां देखो, ये है तुम्हारी H की वैल्यू, sp3d, 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 नहीं इसके आगे लिखेंगे sp3d। इस टाइप से तो हम शेप निकालेंगे, शेप। शेप क्या होगा तुम्हारा, सीसॉ। सीसॉ ये कहां पे मिलता है, ये देखो यहां पे, ये देखो ये सीसॉ, AB4L दिख रहा है ना, AB4L सीसॉ। लेकिन ये याद होना चाहिए, ऐसे देख के नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल हम देखेंगे CO2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है कार्बन के ऊपर। आपको सेंट्रल एटम के ऊपर देखना है, ये बाजू में कितनी लोन पेयर है वो नहीं देखना है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो ये टोटल 2 आ गया। तो 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp। टाइप क्या है, A बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 है तो हम नहीं लिखते, AB2, तो AB2 है इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। लीनियर इस तरीके से करना है। और एक लेंगे हम, नेक्स्ट है तुम्हारा SOCl2।
स्ट्रक्चर होगा ऐसा, यस ओ Cl Cl, 4 इलेक्ट्रॉन गए, एक लोन पेयर। ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से निकालना है लुईस स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे एक और दो जब बॉन्ड होते हैं तो उनमें से एक ही सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। प्लस लोन पेयर कितनी है सेंट्रल एटम के ऊपर? 1। 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन पेयर एक ही है, इसलिए टोटल 4। तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया तुम्हारा sp3, हाइब्रिडाइजेशन बन गया तुम्हारा sp3। तो टाइप क्या है? ए बी, बॉन्ड कितने हैं भाई? 3 और लोन पेयर 1, तो ab3l। ab3l यानी क्या होगा? देखो सोचो, sp3 में ab3l याद होना चाहिए, पिरामिडल। पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर अगर तुम ड्रॉ करना चाहोगे तो ऐसे होगा, यस डबल बॉन्ड ओ, इधर क्लोरीन और ये ऐसा क्लोरीन, ओ सॉरी, ठीक है ये भी ठीक था लेकिन पिरामिडल, ये लोन पेयर ऊपर, ए डबल बॉन्ड, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके।